ओके गाइस, तो आज हम लोग लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं सीए इंटर अकाउंट्स का। बेसिकली फर्स्ट 2 लेक्चर में हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग देखे थे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे कि सर जनरल एंट्रीज एज पर मॉडर्न अप्रोच कैसे करना है। एंड सेकंड लेक्चर में हम लोग देखे थे एक प्रैक्टिकली एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ क्या क्या होता है, कैसे एक बिल प्रोसेस होता है, कैसे अकाउंटिंग एंट्री वगैरह होता है, लाइक रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट, एसेट डिपार्टमेंट्स, जो स्टोर्स का एंट्री करता है, मेन अकाउंट्स, कॉस्टिंग, बजट, टैक्सेस, अलग अलग डिपार्टमेंट में कैसे कैसे तुम्हारा अकाउंटिंग एंट्री वगैरह होता है, वो सब डिस्कस किए थे सेकेंड लेक्चर में, जो बहुत ही प्रैक्टिकल था। लेक्चर नंबर 3 है, वो बेसिक कंसेप्ट का थोड़ा सा पार्ट मेरा बचा हुआ था। बेसिकली मेरा पर्पस अब क्या, जनरल एंट्री समझ में आ गया, प्रैक्टिकली कोई भी कंपनी में जनरल एंट्री कैसे, तो वो भी समझ में आ गया। अब थर्ड था तुम्हारा कि सर जनरल एंट्री होने के बाद का काम क्या है, आफ्टर जनरल एंट्री उसके बाद का प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो जनरल एंट्री का इम्पैक्ट क्या गिरता है, अगर जनरल एंट्री होता है उसके बाद ऑटोमेटिक लेजर पोस्टिंग होता है, लेजर पोस्टिंग होता है, राइट। तो ये चीज़ हम लोग अपना सिलेबस में जो है इसको मैनुअली करते हैं, बट तुम अगर टैली जानता है, एसएपी जानता है, तो वहाँ पे ये चीज़ मैनुअली नहीं होता है। ये क्या होता है बोलो, प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। प्रैक्टिकली क्या है, लिंक रहता है ऑटोमेटिक। जब भी हम लोग जनरल एंट्री करते हैं, 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होता रहता है, एक डेबिट होता है तो और एक क्रेडिट होता है। तो ऑटोमेटिक जो अकाउंट है वहाँ ऑटोमेटिक ये पोस्टिंग हो जाता है, जहाँ डेबिट जाने का चले जाता है, जहाँ क्रेडिट जाने का चले जाता है, करेक्ट, आगे नहीं। तो पहले जनरल एंट्री हुआ, लेजर पोस्टिंग होता है, उसके बाद लेजर पोस्टिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, जब भी सपोज एक मंथ एंड हुआ, जब भी सपोज एक मेन मंथ एंड हुआ, तो हम लोग बोलते हैं क्या, अकाउंट्स क्लोजिंग, हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स क्लोजिंग करना है, अकाउंट्स क्लोजिंग एक्टिविटीज़। सपोज कोई कोई कंपनी में क्वार्टरलीज होता है, जितने भी लिस्टेड कंपनी में क्वार्टरली अकाउंट्स क्लोजिंग होता है, बहुत सारे कंपनी में मंथली करता है। तो जब भी तुम अकाउंट्स क्लोजिंग करोगे, तो दैट मीन्स यू हैव टू क्लोज योर और लेजर बैलेंसेस, तुम्हारा लेजर बैलेंसेस को क्लोज करने पड़ेगा। तो क्वेश्चन इज दैट, अगर हमको लेजर बैलेंसेस को क्लोज करना है तो कैसे क्लोज करेंगे, राइट, वो क्वेश्चन है। तो इस लेजर बैलेंस को भी क्लोज करने से पहले क्या होता है, सपोज तुम्हारा जो जो एंट्री वगैरह तुम मारने का मार चुका है, तो उसके बाद क्या होता है, एक ट्रायल बैलेंस बनता है, राइट, ट्रायल बैलेंस बनता है। तो अगर अगर हम तुमको सिंपली पूछे व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, तुम्हारा आंसर क्या होगा, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, क्या होता है ट्रायल बैलेंस, बोलो। सर जितना भी डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शन के साथ पोस्टपोन करते हैं सर। सी, तुम बोल रहे हो शायद जितना भी लेजर अकाउंट है, जितना भी लेजर अकाउंट्स है, 4 टाइप का लेजर अकाउंट्स हो सकता है, आइदर रिलेटेड टू एसेट्स, आइदर रिलेटेड टू लाइबिलिटीज, आइदर रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर्स, आइदर रिलेटेड टू इनकम। बस जो भी तुम्हारा लेजर अकाउंट्स होगा, इसका नेचर एच आर ही होगा, आइदर एसेट है, लाइबिलिटीज़ है, एक्सपेंडिचर है, इनकम है, राइट। तो तुमको पता है कि हम जब बोले कि ये सब लेजर का फाइनली जब हम अगर हम सपोज तुम्हारा कंपनी में सपोज यू हैव ग्रेटर देन 1000 लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स मतलब जीएल अकाउंट, हाँ कि नहीं, 1000 से भी ज़्यादा तुम्हारे पास जीएल अकाउंट है। अब एक जीएल अकाउंट में सपोज एक जीएल अकाउंट का नाम लेते हैं हम, सपोज सेल्स, सेल्स बोल के जो जीएल अकाउंट है, ठीक है, इसमें तो बहुत बार ट्रांजैक्शन गिरा होगा, हर महीना हर दिन गिरा होगा। सिमिलरली परचेज बोल के जो जीएल अकाउंट है, इसमें तो हर महीना हर दिन जीएल गिरा होगा। सिमिलरली सैलरी बोल के जो जीएल है, हर महीना हर दिन साल भर में बहुत एंट्री गिरा होगा। तो नाउ तुमको अगर जस्ट हम तुमसे क्वेश्चन पूछे कि अच्छा हमको आशीष बताओ कि तुम्हारा साल भर का या फिर ये 3 महीने में सेल कितना हुआ, ये 3 महीने में परचेस कितना हुआ, ये 3 महीने में सैलरी कितना हुआ, तुम क्या करोगे, तो पर्टिकुलर तुम उस जीएल अकाउंट को आइदर टैली पे या फिर एसएपी पे तुम ओपन करोगे, तो तुमको पता चल जाएगा कि यार है कैसे, उसका बैलेंस देखकर, उसका बैलेंस देखकर, उसका बैलेंस देखकर, इसका बैलेंस देखकर। तो नाउ अब सोचो तुम्हारा कंपनी में 1000 लेजर अकाउंट है, तो तुम क्या हज़ारों का एक एक बार करके एक एक बार करके एक एक बार करके तुम जीएल अकाउंट ओपन करोगे एसएपी पे या फिर टैली पे, इम्पॉसिबल है।
बट अगर तुमको एट अ ग्लांस एक ही झलक पे एक ही नज़र पे देखना है तो क्या होगा, ट्रायल बैलेंस निकाल लो। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये जो लेजर अकाउंट का बैलेंस जो है वो अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस से रिफ्लेक्ट होता है। तो ट्रायल बैलेंस इट इज जस्ट अ समरी ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स बैलेंसेस, हाँ कि नहीं। तो ट्रायल बैलेंस से क्या होता है, जितना भी तुम्हारा लेजर अकाउंट है, जितना भी अकाउंट है जीएल अकाउंट, वो सब का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिखता है ना, यस और नो। यस सर। तो वही है ना, तो ट्रायल बैलेंस इट इज जस्ट अ समरी ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। तुम्हारा कंपनी में जितने भी लेजर अकाउंट हुआ होगा, इसीलिए तुम जब भी ऑडिट में जाते हो तो सबसे पहले तुम्हारा अप्रोच क्या होता है, ट्रायल बैलेंस तुम लेते हो। बैलेंस पीएल तो बाद में, पहले भाई ट्रायल बैलेंस दिखाओ। बिकॉज ट्रायल बैलेंस से तुमको पता चल जाता है कि तुम्हारा इस कंपनी में क्या क्या नेचर का जीएल अकाउंट है, एसेट में क्या क्या नेचर का अकाउंट है, लाइबिलिटीज में क्या क्या नेचर का अकाउंट है, एक्सपेंडिचर का क्या क्या नेचर का हेड है, इनकम का क्या क्या नेचर का हेड है। उसके बाद तुम क्या करते हो, तुम चेक करते हो ना, ओके तो ट्रायल बैलेंस में ये अकाउंट है, अब इसमें हमको दिख रहा है कि ये अबनॉर्मल है, तो इसका हम क्या करते हैं, ब्रेकअप लेते हैं। तब तुम क्या करते हो, उसका जीएल स्क्रूटनी करते हो, हाँ कि नहीं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस से। तो ट्रायल बैलेंस क्यों लेते हैं, बिकॉज ट्रायल बैलेंस का अगर एक तो पर्पज तुम्हारे सामने, दूसरा ट्रायल बैलेंस मिल गया मतलब हम लोग को पता रहता है कि डेबिट क्रेडिट सही है तो सही होगा। बट तुमको एक पता है कि एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर फोल के एक चैप्टर किए थे हम लोग सीए फाउंडेशन में, वहाँ पे क्या था, गलती होने के बावजूद इन स्पाइट ऑफ द एरर्स ट्रायल बैलेंस में अग्री, याद आ रहा है, प्रिंसिपल एरर्स, कंपेंसेटिंग एरर्स। तो अब ट्रायल बैलेंस मिल गया मतलब तुम्हारा जो अकाउंट्स ओके है, नहीं तब ऑडिट का तो जरूरत ही नहीं पड़ता, राइट। तो ट्रायल बैलेंस से क्या पता चलता है कि भाई जस्ट तुम्हारा जितने भी लेजर अकाउंट्स का बैलेंस है एक जगह पता चल जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट अब क्या, जब ट्रायल बैलेंस में तुमको सब कुछ पता है कि हर एसेट तुम्हारा बैलेंस, तो इजीली हम मेरे लिए अब क्या आराम से हम यहाँ से क्या करते हैं, बैलेंस शीट एंड पीएल बनाते हैं, करेक्ट। तो ट्रायल बैलेंस में तुम्हारा हम क्या बोले, एक चार चीज़ रहता है, एसेट लाइबिलिटीज एक्सपेंडिचर इनकम। तो उसमें से बैलेंस शीट में क्या चले जाता है, एसेट एंड लाइबिलिटीज, करेक्ट। और पीएल में क्या चले जाता है, एक्सपेंडिचर एंड इनकम। तब जाके तुम्हारा क्या होता है, बैलेंस शीट पीएल बन जाता है। अभी ऑडिट के एंगल बातें बताएंगे, अभी अकाउंटिंग वाला पॉइंट पहले बताते। तो सबसे पहले क्या होता है तुम्हारा जर्नल एंट्री। जैसे जर्नल एंट्री होता है ऑटोमेटिक लेजर पोस्टिंग हो जाता है जिस लेजर में जो जाने का। उसके बाद क्या होता है, ट्रायल बैलेंस भी ऑटोमेटिक बन जाता है, तुमको बनाने नहीं पड़ता है, दिस इज ऑल्सो ऑटो, हाँ कि नहीं। ये भी तुम्हारा ऑटोमेटिक बन जाता है प्रैक्टिकली, बट हम लोग इस सिलेबस में मैनुअली बनाने पड़ते हैं। अब ट्रायल बैलेंस बन जाने के बाद, ट्रायल बैलेंस बन जाने के बाद इससे क्या होता है, बैलेंस शीट पीएल बनाने पड़ता है। ये भी बहुत सारा कंपनीज में क्या है, टैली में ऑटोमेटिक बन जाता है, ठीक है। बहुत सारा कंपनी में सॉफ्टवेयर बना के अगर हम क्या करें, ट्रायल बैलेंस को चढ़ाएंगे सॉफ्टवेयर में, ऑटोमेटिक बैलेंस शीट पीएल एज पर कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3, ठीक है, वो आ जाएगा। और जो छोटा मोटा कंपनी है वहाँ पे क्या होता है, ट्रायल बैलेंस लेने के बाद उसके बाद अलग से बैलेंस शीट पीएल बनाता है एक्सेल में, करेक्ट। ये होता है प्रोसेस, दिस इज द बेसिकली प्रोसेस फ्रॉम जनरल एंट्री टू फाइनल अकाउंट्स, ए स्टेप। बट मेरा जो मेन पर्पस था आज क्लासेस का, ये तो स्टेप तो समझ में आया, मेन पर्पस ये था कि कहाँ गया, कि सर हम लोग का डबल एंट्री सिस्टम प्रोसेस तो तुमको समझ में आ गया। डबल एंट्री सिस्टम हम लोग का फॉलो करते हैं, राइट। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है कि हर अकाउंट का एक तो अकाउंट डेबिट होगा तो उसका करेस्पॉन्डिंग एक क्रेडिट गिरेगा, दैट इज वाई इसे डबल एंट्री सिस्टम। इसी का वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली बैलेंस ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है, बैलेंस शीट तुम्हारा मैच करता है। द फ्लो ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, तो सबसे पहले क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ तो उसका रिकॉर्डिंग होगा, दैट इज जनरल एंट्री। सपोज इतना सारा ट्रांजेक्शन हुआ, हम क्या किए होंगे, जनरल एंट्री करेंगे, करेक्ट। उसके बाद क्या हुआ होगा, लेजर पोस्टिंग हुआ होगा, करेक्ट। तो लेजर पोस्टिंग तुमको तो जनरल से लेजर पोस्टिंग आता है, राइट। उसमें हम नहीं फोकस कर रहे बेसिकली। नेक्स्ट क्या, बैलेंसिंग, ये मेरा मुद्दा यहाँ पे, फोकस यहाँ पे करना है तुमको, बैलेंसिंग ऑफ लेजर। बिकॉज ये अगर नहीं पता रहेगा ना, अब जो हम तुम्हारा क्लास कराएंगे थोड़ा एडवांस लेवल का, तो वहाँ पे हम बार बार बोलेंगे कि ये डेबिट बैलेंस होना चाहिए क्रेडिट, यू विल गेट कन्फ्यूज्ड, सर डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस क्या बोलने मांग रहे हैं एक्चुअली। तो ये कंसेप्ट से तुम्हारा वो बैलेंसिंग वाला जो पोर्शन है, जैसा कि थोड़ा देर पहले हम तुमको बताया पीएल अकाउंट के कौन से बैलेंस, यू गेट कन्फ्यूज ना, यू गॉट कन्फ्यूज कि सर ये डेबिट बैलेंस होगा क्रेडिट बैलेंस, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप है, बिकॉज कहीं ना कहीं बेस में स्ट्रॉन्ग नहीं है, बेस योर इज नॉट स्ट्रॉन्ग रिगार्डिंग दैट बैलेंसिंग ऑफ लेजर। ये बहुत सारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को तुम्हें पूछेगा, ये बैलेंसिंग ऑफ लेजर
80 to 70% स्टूडेंट्स का वीकनेस रहता है, ठीक है, सब रट के बैठे रहते हैं हम लोग, ओके। एनीवे, तो तुमको एक बात होता है, हम लोग हर अकाउंट्स में 4 ही क्लासिफिकेशन करते हैं। जितना भी जीएल अकाउंट है, जितना भी तुम्हारा जीएल अकाउंट है, जनरल लेजर अकाउंट, वो 4 टाइप का, आइदर एक्सपेंडिचर होगा, या फिर इनकम होगा, या फिर एसेट होगा, या फिर लायबिलिटीज होगा, करेक्ट। यस सर। अब अगर तुमसे पूछे तो एक्सपेंडिचर वाला जो है जीएल अकाउंट है, उसका बैलेंस क्या होना चाहिए? तो याद है तुमको जब जनरल एंट्री कराए थे हम, क्या होता है, एक्सपेंडिचर विल ऑलवेज बी डेबिटेड। डेबिट बैलेंस। क्रेडिट करने पड़ता है एक्सपेंडिचर को, कब, जब हमको रेक्टिफिकेशन की वजह से एक्सपेंडिचर कम करना है तो क्रेडिट करने पड़ता है, बट एक्सपेंडिचर का बैलेंस हमेशा डेबिट है। अगर तुम, अब ऑडिट एंगल क्या है, सपोज तुम्हारा पास ट्रायल बैलेंस है, तो ट्रायल बैलेंस में तुम देख रहे हैं एक अकाउंट है जो कि ना एक्सपेंडिचर है, उसका डेबिट बैलेंस नहीं दिखा, क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब गलती है उसमें। यस सर। इसलिए जब भी हम लोग ट्रायल बैलेंस लेते हैं, नेगेटिव बैलेंस का जो हम बोलते हैं, नेगेटिव चेक करो कि नेगेटिव बैलेंस तो नहीं है, मतलब जो डेबिट बैलेंस होना चाहिए था क्रेडिट तो नहीं है, और जो क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए तो डेबिट तो नहीं है। हम लोग चेक करते हैं कि नहीं ऑडिट के टाइम पे, कि सपोज जितना हमको पता है किसका किसका डेबिट बैलेंस होना चाहिए, एसेट का डेबिट बैलेंस होना चाहिए, एक्सपेंडिचर का डेबिट बैलेंस होना चाहिए। तो सर डेबिट बैलेंस होता क्या है? जब भी हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस होना चाहिए, दैट मीन्स, तुम्हें एक एग्जांपल है, कोई भी एक एक्सपेंडिचर का हेड उठा, सपोज सैलरी, ओके, तो सैलरी इट इज़ एन एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो एक बात होता है, सैलरी बोल के, जो सैलरी बोलो या फिर कोई भी एक्सपेंडिचर का जो हेड है, उसमें जब भी एक जनरल एंट्री गिरता है तो क्या होता है, एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है, या फिर टू आउटस्टैंडिंग खर्चा होता है, हमेशा डेबिट होता है ना। दैट एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट, पेमेंट हो गया तो टू बैंक, अगर पेमेंट नहीं हुआ तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, करेक्ट, हाँ कि नहीं? उसके बाद जब क्रेडिट में तो एंट्री गिरता तब है जब तुम्हारा कोई रेक्टिफिकेशन करने पड़ता है, और अदरवाइज क्रेडिट में तो एंट्री गिरता ही नहीं है, हाँ कि नहीं? अब देखो, जब तुम लेजर, बचपन में जब हम लोग क्या करते, लेजर का अकाउंट क्लोज करते थे, तो जितना भी एक्सपेंडिचर अकाउंट था हम लोग क्या करते, बाई बैलेंस सीडी करते थे। तो अब तुम तुमसे अगर क्वेश्चन करे तो बताओ, सैलरी अकाउंट के तुम बैलेंस क्या हुआ, डेबिट बैलेंस हो ना क्रेडिट बैलेंस है? तुम्हारा आंसर क्या होगा, सर डेबिट बैलेंस। वाई डेबिट बैलेंस? मतलब डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड। डेबिट साइड का जो बैलेंस है इट इज मोर देन क्रेडिट साइड, दैट इज वाई बैलेंसिंग इन उल्टा साइड, क्रेडिट साइड में, समझ में आया? तो डेबिट बैलेंस मतलब क्या, उस अकाउंट का डेबिट साइड का खर्चा ज़्यादा, डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा होगा कंपेयर टू क्रेडिट साइड। अब बैलेंसिंग कहाँ किए होंगे हम, क्रेडिट साइड में, राइट? यस सर। तो जितना भी एक्सपेंडिचर है क्या होगा, डेबिट बैलेंस ही होगा, मतलब डेबिट साइड ही हमेशा ज़्यादा होगा। अगर उल्टा है, डेबिट साइड ज़्यादा नहीं है, मतलब कुछ गलती किया होगा, बिकॉज एज पर रूल्स एक्सपेंडिचर ऑलवेज भी डेबिटेड, पेमेंट हो गया तो टू बैंक, अगर पेमेंट नहीं हुआ तो आउटस्टैंडिंग खर्चा। तो क्रेडिट तो कब होता है, जब हम लोग सपोज गलती से ज़्यादा खर्चा डेबिट कर दिए तो क्रेडिट किया, बट कभी भी मेरा क्रेडिट कैन नॉट बी मोर देन डेबिट, हाँ कि नहीं? तो दैट मीन्स एक्सपेंडिचर हमेशा मेरा डेबिट बैलेंस ही होना चाहिए, दैट इज बैलेंसिंग कहाँ होगा, उल्टा साइड, क्रेडिट साइड में। तो डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड ज़्यादा, बट बैलेंसिंग कहाँ होगा, क्रेडिट साइड में, एट सेकंड। ठीक है, सेम। अब सपोज इनकम अकाउंट, इनकम जब हम लोग जनरल एंट्री करते हैं क्या होता है, इनकम क्रेडिट होता है, जैसे कुछ भी इनकम हो हमेशा क्रेडिट 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 क्रेडिट। डेबिट में क्या होता है, अगर कैश सेल, कैश अगर पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू दैट इनकम, अगर पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू दैट इनकम किए। देखो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट या फिर डेटर अकाउंट डेबिट टू इनकम। तो इनकम तो सर हमेशा क्रेडिट ही होगा, अगर कोई गलती से ज़्यादा इनकम बुक के लिए उसको रिवर्स करना है तो अलग बात है, तब हम उसको डेबिट करेंगे, अदरवाइज इनकम तो हमेशा ही क्रेडिट होगा, हाँ कि नहीं? इसका मतलब सर कोई भी अगर इनकम का, अगर लेजर अकाउंट देखते हैं, इनकम का जीएल अकाउंट चेक करते हैं, तो तुम उसका सब एंट्री किस साइड में तुमको मिलेगा? अगर तुमको कोई, सपोज तुम ऑडिट करने गया, तुम उसका जीएल मंगवाया कोई इनकम का, सपोज सेल्स का जीएल दीजिए, तो सेल्स का जितना भी एंट्री है, कौन उस जीएल का कौन से साइड में तुमको दिखेगा, क्रेडिट में ना डेबिट में? क्रेडिट। क्रेडिट में, बिकॉज टू इनकम मतलब वहाँ पे क्या, बाई बैंक या बाई डेटर हुआ होगा, बाई बैंक या, तो क्रेडिट साइड में तुमको दिखेगा। अगर तुमको एक्सपेंडिचर का चेक करेगा तो उसका तुम डेबिट साइड देखेगा, बिकॉज एक्सपेंडिचर का डेबिट साइड पे खर्चा गिरा होगा। इनकम का देखा तो उसे तुम क्रेडिट साइड चेक करेगा, दैट मीन्स कोई भी अगर इनकम का जीएल है उसका क्रेडिट साइड हमेशा ज़्यादा होगा कंपेयर टू डेबिट साइड। तो इनकम जितना भी क्या बैलेंस होना चाहिए तब बताओ, क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज।
अगर तुम्हारा दिख रहा है कोई इनकम का बैलेंस क्रेडिट नहीं है, डेबिट है, दैट मीन्स गलती हुआ है कुछ। वो तुम्हारा काम है एज एन ऑडिटर चेक करना। नेगेटिव बैलेंस तो नहीं है ट्रायल बैलेंस में, इसलिए सबसे पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस उठाते हैं, उसको चेक करते हैं लगा के, वैल्यू कब लगा के कि जो एक्सपेंडिचर वाला है वो डेबिट ही है तो कहीं क्रेडिट तो नहीं है, और जो इनकम वाला है वो तो क्रेडिट बैलेंस ही है तो कहीं डेबिट बैलेंस तो नहीं है। तो यहाँ से फटाक से निकाल सकते हैं। ओके, तो इनकम साइड क्रेडिट हमेशा ज़्यादा होगा, क्रेडिट साइड हमेशा तुम्हारा ज़्यादा होगा, तो बैलेंसिंग कहाँ करेंगे? डेबिट साइड में करेंगे, करेक्ट? यस सर। ओके, तो व्हाट इज डेबिट बैलेंस? एक्सपेंडिचर का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा बिकॉज डेबिट साइड विल मोर देन क्रेडिट साइड, तो बैलेंसिंग क्रेडिट में करते हैं हम लोग। इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, हमेशा एंट्री क्रेडिट साइड में गिरेगा, उसका बैलेंसिंग डेबिट साइड में होगा। ओके, तो मीनिंग समझ में आया व्हाट इज डेबिट बैलेंस, व्हाट इज क्रेडिट बैलेंस? यस सर। नेक्स्ट आप आ जाते हैं तुम्हारे एसेट में। तो एसेट का भी तुम ही बताओ क्या बैलेंस होना चाहिए, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? कोई भी एसेट अगर तुमको हम बताए, ट्रायल बैलेंस का कौन सा साइड में दिखना चाहिए, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में उसका बैलेंसिंग? डेबिट साइड। डेबिट साइड में। तो डेबिट बैलेंस होना चाहिए, व्हाई? बिकॉज जब भी तुम कोई एसेट का परचेस करता है, एंट्री क्या करता है? एसेट टू बैंक। एसेट अकाउंट डेबिट आइदर टू बैंक या फिर टू पार्टी, बस। और थोड़ा बहुत उस एसेट का जब डेप्रिसिएशन होता है, जब एसेट को तुम बेचता है, तब जाके हम क्या करते हैं, सेल क्रेडिट करते हैं। बट किसी भी तरह से जितना हम मेरा पास एसेट का वैल्यू है उससे ज़्यादा तो हम बेच नहीं सकते, जितना मेरा पास एसेट का वैल्यू है उससे ज़्यादा तो डेप्रिसिएशन हो नहीं सकता। दैट इज एसेट भी हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा, करेक्ट? यस सर। तो दैट मीन्स का बैलेंसिंग क्या होगा क्रेडिट में? डेबिट साइड हमेशा ज़्यादा होगा, यस एसेट कमता है बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, बिकॉज ऑफ सेल वगैरह जो भी हुआ, ठीक है, बट एसेट का बैलेंस तो हमेशा डेबिट ही होगा, डेबिट साइड ही ज़्यादा होगा हमेशा। कोई भी तुम अगर एसेट देखोगे तुम, तो उसका तुमको क्या दिखेगा उसमें, एक तो डेबिट साइड में परचेस का एंट्री दिखेगा, क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन का एंट्री दिखेगा, एंड सेल का एंट्री दिखेगा, उस एसेट का सेल, ठीक है। तो दैट मीन्स उस एसेट का तो हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा, डेबिट विल बी मोर देन क्रेडिट। अब बैलेंसिंग कहाँ करेंगे? क्रेडिट साइड में, ठीक है। ओके सर। तो एक्सपेंडिचर भी डेबिट बैलेंस हुआ, एसेट भी क्या हुआ, डेबिट बैलेंस ही हुआ, डेबिट बैलेंस। और इनकम क्या हुआ, क्रेडिट बैलेंस, हमेशा क्रेडिट साइड ही ज़्यादा होगा। तो अब तुम्हारा ऑडिट का जो एंगल तुम समझ में आ रहा है, कोई भी तुम एक्सपेंडिचर अकाउंट देखेगा तो तुम डेबिट में फोकस करना, इनकम देखेगा तो क्रेडिट साइड में फोकस करना, एसेट देखेगा तो डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड क्रेडिट साइड बोथ फोकस करने पड़ेगा, बट बैलेंस हमेशा डेबिट होना चाहिए। एसेट का बैलेंस नेगेटिव हो गया मतलब गड़बड़ है, ठीक है। जैसे कि बैंक बैलेंस कभी कभी नेगेटिव हो सकता है, दैट मीन्स व्हाट, ओवरड्राफ्ट ले लिए तुम, ठीक है, बट एसेट अदर देन बैंक एसेट तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। लाइबिलिटीज़, अब लाइबिलिटीज़ में क्या, जब भी हम किसी से लोन लेते हैं लाइबिलिटी का एंट्री क्या होता है? अगर लोन लिया, सॉरी, कोई खर्चा किया, पेमेंट नहीं किया, तो एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू दैट लाइबिलिटी, हाँ कि नहीं? तो लाइबिलिटी हमेशा, लोन लिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू दैट लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है। तो लाइबिलिटी भी बढ़ने का रीज़न, इसका मतलब लाइबिलिटी जितना इंक्रीज हुआ होगा क्रेडिट साइड में हुआ होगा, जितना डिक्रीज हुआ होगा डेबिट साइड में हुआ होगा। सपोज लोन का तुम एक कंपनी का लोन का स्टूडेंट जीएल अकाउंट तुम चेक कर रहे हो, बैंक लोन लिया था 50 करोड़ का, तुम देख रहे कब कब लोन लिया, तुम देखा अच्छा क्रेडिट हुआ मतलब लोन लिया, क्रेडिट आया मतलब लोन लिया, अलग अलग डेट में रीपेमेंट किया होगा तो टू बैंक तुम्हारा डेबिट साइड में मिलेगा। तो एक बात बता, लोन जितना लिया उससे ज़्यादा तो रीपेमेंट कर ही नहीं सकता, तो लोन का भी क्या बैलेंस होगा, अभी जितना भी लाइबिलिटीज़ है तो क्या बैलेंस होगा इसका, क्रेडिट बैलेंस ही होना चाहिए। तो क्रेडिट बैलेंस ही होना चाहिए बिकॉज क्रेडिट साइड विल बी मोर देन डेबिट साइड, तो बैलेंसिंग क्या करते हैं हम लोग, डेबिट साइड में, बट बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस। सो अब से जब भी तुम कोई लेजर अकाउंट सपोज तुम करे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आता आज तुमको, तो कैश फ्लो जब हम करवाते तब तुमको दिक्कत होता। तुमको जब भी हम कोई चीज़ बोलेंगे कि तुम जो भी एक सपोज तुमको एक बोला कि एक अकाउंट लेजर अकाउंट बनाओ, तो तुम सबसे पहले दिमाग में रहे ये जो लेजर अकाउंट बना रहे किसका बना रहे, एक्सपेंडिचर का, इनकम का, एसेट का या फिर लाइबिलिटीज़ का। तो सिंपली अगर तुमको जनरेटिव नहीं भी आता है तो तुमको पता है एक्सपेंडिचर है तो डेबिट इंक्रीज करने से डेबिट साइड में आएगा, डिक्रीज करने से क्रेडिट साइड में आएगा। इनकम है तो इनकम इंक्रीज करने से डेबिट साइड में आएगा, डिक्रीज करने से क्रेडिट साइड में आएगा, ओके। एसेट है, एसेट इंक्रीज करने से जितना भी इंक्रीज वाला ट्रांजेक्शन है डेबिट साइड में आएगा, और जितना भी डिक्रीज वाला ट्रांजेक्शन है कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। लाइबिलिटीज है, इंक्रीज वाला ट्रांजेक्शन क्रेडिट साइड में आएगा एंड डिक्रीज वाला ट्रांजेक्शन डेबिट साइड में आएगा, ओके। समझ में आया? बहुत अच्छा। ठीक है। तो अब अगर तुमसे कोई पूछे कि बैलेंसिंग बताओ, अब देखो बचपन में हम लोग क्या करते थे पता है, तुम लोग जब ट्रायल बैलेंस करते थे बचपन में क्या करते थे,
टू बैलेंस बी डी, टू बैलेंस बाय बैलेंस बी डी वाला बैलेंस जहाँ पे आ रहा उस साइड में जाके ट्रायल बैलेंस का हम लोग लिखते थे, राइट? यस सर। ऐसे ही करते थे। बट कोई टीचर तुमको ये नहीं बताया कि तुमका बी डी सी डी नहीं भी करता है तब भी तुमको आना चाहिए। कैसे? तुमको तो पता ही है भाई एक्सपेंडिचर है तो ट्रायल बैलेंस का, अब तुम आ जाते ट्रायल बैलेंस में। कहाँ गया ये रहा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम लोग कब करते हैं? जनरल एंट्री के बाद, लेजर पोस्टिंग के बाद लेजर बैलेंसिंग कर लेते, अब जाके ट्रायल बैलेंस में आता है फाइनली। लेजर बैलेंसिंग मतलब जो तुम अभी किया लेजर बैलेंसिंग, ओके। बट जब बचपन में हम लोग क्या करते थे, सॉरी लेजर ट्रायल बैलेंस होता क्या ये भी तुमको बता दिया। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? बेसिकली समरी ऑफ ऑल लेजर बैलेंसेस, जितने भी लेजर अकाउंट है, दैट इज एक्सपेंडिचर, इनकम, एसेट, लायबिलिटी, उसका बैलेंस कहाँ मिलेगा तुमको? एक जगह ट्रायल बैलेंस में। अलग से अगर तुमको सपोज देखना नहीं है, उस चीज़ को बैलेंस जानना है कि मेरा सैलरी का खर्चा कितना है, इनकम कितना हुआ है, एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना अलग अलग हेड का, तो एक जगह तुमको दिख जाएगा। ब्रेकअप चाहिए तो तुमको लेजर अकाउंट ओपन करने पड़ेगा इंडिविजुअली, ओके। नाउ ट्रायल बैलेंस का दो फॉर्मेट बनाने का, एक कलमनर फॉर्मेट, एक टी फॉर्मेट होता है। तो तुमको पता है ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड होता है, एक होता है तुम्हारा क्या, क्रेडिट साइड होता है, राइट? तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में क्या आता है? एक्सपेंडिचर, लॉस एंड एसेट। और क्रेडिट साइड में क्या होता है? इनकम, लायबिलिटीज। तो ये आता है मतलब कि कोई रूल्स हुआ कि बिकॉज ऑफ द मॉडर्न अप्रोच जो हम फॉलो करें उसका वजह से? मॉडर्न अप्रोच। तुमको पता ही है कि एक्सपेंडिचर है, लॉस है, एसेट डेबिट साइड में ही आएगा भाई, बिकॉज उसका डेबिट बैलेंस ही होगा। इनकम है, गेन है, लायबिलिटी क्रेडिट साइड में आएगा भाई, बिकॉज उसका क्रेडिट बैलेंस ही होगा। तो अब एक चीज़ बताओ, अगर तुम ये जो बच्चों ने जैसे हम करते थे कि एक्सपेंडिचर बाय बैलेंस सी डी, टू बैलेंस बी डी, तो टू बैलेंस बी डी किस साइड में आया? डेबिट साइड में। तो ये कहाँ आना चाहिए? ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में। ये फंडा हम लोग सीख कर आ चुके हैं। बट इससे अब तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा कि सर यहाँ पे क्या, जैसे कि यहाँ पे बाय बैलेंस बी डी आया, तुम क्या किया? क्रेडिट साइड में लेके आएगा। ये क्या रटने वाला हो गया कंसेप्ट? कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। पर कोई तुमको ये नहीं बताया कि सर अगर हम इसको इग्नोर भी, इफ आई इग्नोर इट, अगर हम इसको इग्नोर भी करते तब भी हमको पता है कि कहाँ जाएगा। तुमको पता है क्या एक्सपेंडिचर है तो क्या बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है ना, तो सीधा सीधी तुम डेबिट में लेके आना ट्रायल बैलेंस का, ओके। ये इनकम है, क्रेडिट बैलेंस है ना, तो सीधा सीधी क्रेडिट में जाएगा, हाँ कि नहीं? उसके बाद एसेट है, डेबिट बैलेंस ही होना चाहिए। देखो डेबिट बैलेंस से बोल के तुम बाय बैलेंस डी किया तो उल्टा करने का यहाँ पे इसको काहे देखे, हमको पता ही है जब बाय बैलेंस डी मतलब डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड में जाएगा। लायबिलिटीज़ है, क्रेडिट बैलेंस है, इसीलिए ना यहाँ पे टू बैलेंस डी किया। तो यहाँ पे करने का जरूरत ही क्या? बाय बैलेंस बी डी, जो हम लोग ट्रायल में लेके जाने के लिए करते थे बचपन में। तो तुमको डायरेक्टली पता है तो लायबिलिटीज़ है, क्रेडिट बैलेंस है यार, ये डायरेक्टली मेरा कहाँ जाएगा? ट्रायल बैलेंस है, क्रेडिट साइड में जाएगा। अंडरस्टूड? तो ना इस तरह से ट्रायल बैलेंस से क्या है, तुम्हारा जस्ट बैलेंस आ गया, तुम्हारा एक्सपेंडिचर तुम दिखा दिया, लॉस, एसेट, इनकम, लायबिलिटीज, गेन दिखा दिया, ओके। तो यहाँ तक फ्लो तुमको समझ में आया कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचे। अब पर्पस क्या रहता है इसको बनाने का भाई, ट्रायल बैलेंस का? इट इज़ यूज टू प्रिपेयर टू चेक द एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, नॉट कंसेप्चुअल एक्यूरेसी। एरिथमेटिकल टोटलिंग में सही हुआ कि नहीं, एक डेबिट का जगह दूसरा क्रेडिट सही गिरा कि नहीं, ये चेक करने के लिए सिर्फ बना जाता है, करेक्ट? अब तुमको आ जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा कर, अब ये भी हम कराएंगे अभी, ठीक है। उससे पहले इसमें करा देते एक चीज़, अकाउंट्स क्लोजिंग, राइट। अब आ जाते हैं अकाउंट्स क्लोजिंग, जो हम लोग बोलते हैं ना, सर अकाउंट्स क्लोजिंग हो रहा है, अकाउंट्स क्लोजिंग हो रहा, तो ये होता क्या है भाई अकाउंट्स क्लोजिंग आखिर? अकाउंट्स क्लोजिंग मतलब क्या होता है कि बेस्ड ट्रायल बैलेंस के बाद हमको बैलेंस शीट पीएल बनाना, जितना इंडिविजुअली अकाउंट है ना, इंडिविजुअली जितना जीएल अकाउंट था उसका बैलेंस को क्लोज करना है, ठीक है। अब क्लोज करने से देखो तुम्हारा पास जीएल अकाउंट क्या था? एक्सपेंडिचर, इनकम, एसेट एंड लाइबिलिटीज। अब ये चार टाइप का, सपोज हमारे पास 1000, 10,000, 12,000 जो भी जेल अकाउंट है, अल्टीमेटली जेल अकाउंट को क्लोज करना मतलब क्लोज करना है। तो क्लोज कैसे कर? ट्रायल बैलेंस बनाया, क्लोज नहीं किया। जब तुम ट्रायल बैलेंस बनाया जस्ट वहाँ पे तुमको तो जस्ट बैलेंस दिखा रहा, क्लोज नहीं किया। क्लोज तब होगा जब हम इस एक्सपेंडिचर को और इस इनकम को कहाँ लेके जाएंगे? पीएल अकाउंट में, तब जाके अकाउंट्स क्लोज होगा। जब इस एसेट एंड लायबिलिटीज को हम लेके जाएंगे बैलेंस शीट में, तब जाके अकाउंट्स क्लोज होगा, जब पीएल एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। अकाउंट्स क्लोजिंग, अकाउंट्स क्लोजिंग के लिए क्या करना पड़ता है? जो भी एंट्री गिनना बाकी है तो अकाउंट्स सबको एंट्री मारता है, बहुत सारा प्रोविजन एंट्री मारने पड़ता है। तो बिल आ गया, पेमेंट नहीं किया तो लाइबिलिटी बुक करो, जो लास्ट क्लास में तुम लोग को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। मंथ बहुत सारे प्रोविजंस वगैरह एंट्री मारने पड़ते हैं, वो सब करने के बाद ही क्लोजिंग एंट्री होता है, ठीक है।
अब सपोज एक एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्लोज कैसे करें? ट्रायल बैलेंस तुमको पता चल गया, फाइन, ठीक है। बट एक एक्सपेंडिचर अकाउंट है, तुम अगर आज का दिन में सपोज तुम अपना देखेगा, सॉरी, तुम अगर अब तुम जाके ना जब भी तुम टैली को ओपन करोगे या फिर एसएपी का जब चांस मिलेगा तो देखना, वो भी एक चार्ट टाइप का लेजर अकाउंट की स्क्रूटनी करना, बस चार्ट टाइप का अकाउंट खोलकर, करंट ईयर का, लास्ट ईयर का, ओके। पहले हम सपोज तुम कोई भी एक्सपेंडिचर का लेजर उठाया, सपोज इट मे बी सैलरी, डेप्रिसिएशन, रेंट, कोई भी खर्चा का लेजर उठाया। अब तुम देखा होगा यार डेबिट साइड में सब क्या एंट्री गिरा होगा, डेबिट साइड में जो मेरा एंट्री गिरा होगा ये सब मेरा इस साल भर का एंट्री गिरा होगा डेबिट साइड का। तो देखा मेरा खर्चा हुआ 1,20,000, तो ये तुमको ट्रायल बैलेंस में भी यही दिख रहा होगा 1,20,000, राइट। ट्रायल बैलेंस में भी कितना दिख रहा होगा? 1,20,000 दिख रहा होगा। अब अल्टीमेटली ये 1,20,000 फिर कहाँ दिखेगा तुम्हारा? चले जाएगा पीएल अकाउंट में जाना है तो जाएगा कैसे? हाउ, कैसे जाएगा? तो इस पर्टिकुलरली एक्सपेंडिचर को हम क्लोज करें कैसे? बाय ट्रांसफर बाय पीएल अकाउंट। कैसे क्लोज करेंगे? तुमको याद है जब हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं, जब भी कहाँ पे करें, जब भी हम लोग पीएल अकाउंट करते हैं तो हम लोग को पता है, बचपन से सब बोल दिया है पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड में इनकम। बट वाई? क्वेश्चन इज वाई। तुम बोलो तो वाई। बोलते हैं ना पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर होता है, क्रेडिट साइड में इनकम होता है, बट वाई, क्यों होता है? बोलो। बिकॉज सर हमको जो अकाउंट्स क्लोज करने पड़ता है, अकाउंट्स क्लोजिंग के लिए एंट्री यही गिरता है ना। देखो सैलरी एक्सपेंडिचर अकाउंट था, उसको क्लोज करना है तो बाई पीएल अकाउंट करेंगे तब ना क्लोज होगा। तो यहाँ अगर बाई पीएल कर रहे तो यहाँ पे क्या होगा? टू दैट एक्सपेंडिचर, सैलरी। हाँ कि नहीं? दिस इज अकाउंट्स क्लोजिंग, मतलब इंडिविजुअली हम हर अकाउंट्स को, एक्सपेंडिचर हो, इनकम हो, बैलेंस शीट अभी क्लोज करेंगे। तो एक्सपेंडिचर इनकम अल्टीमेटली कहाँ जाएगा मेरा? पीएल अकाउंट में। तो एक्सपेंडिचर तो डेबिट बैलेंस था, ट्रांसफर किया बाय पीएल, तो यहाँ अगर बाय पीएल है तो यहाँ पे क्या होगा? टू सैलरी तो होगा, टू सैलरी या फिर टू दैट एक्सपेंडिचर का नाम, हाँ कि नहीं? इसीलिए जितना भी एक्सपेंडिचर अकाउंट है पीएल अकाउंट में डेबिट होता है। दिस इज द रीज़न। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, जब भी अकाउंट्स क्लोजिंग करते हैं, जब भी अकाउंट्स बनाते हैं, हम लोग हर एक्सपेंडिचर को क्लोज करते हैं। एक्चुअली एक बुक में ऐसा करते हैं, बट मैनुअली क्लोज करने का ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। कैसे हम बताएंगे, उसका बैलेंस हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते ही नहीं है। तो क्लोज करके लेकर आ गए यहाँ पे, ठीक है। एक्सपेंडिचर था, डेबिट बैलेंस था, तो बाय पीएल करके लेके आ गए, तो यहाँ पे टू दैट एक्सपेंडिचर आ गया। दैट इज़ वाई पीएल अकाउंट में एक्सपेंडिचर डेबिट होता है, ठीक है। दूसरा, अभी इनकम साइड में देखो, जितना भी तुम्हारा इनकम गिरा होगा, इस साइड में इनकम गिरा होगा, तो हम क्या करेंगे, इस इनकम को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो क्या करेंगे? टू पीएल। तो यहाँ अगर टू पीएल किए होंगे तो पीएल अकाउंट में क्या होगा? बोलो। बाय बाय इनकम, बाय दैट। बाय इनकम, तो बाय दैट इनकम। अब समझ में आया क्यों आ रहा है यहाँ पे? कि कोई रटना वाला नहीं था कि यहाँ एक्सपेंडिचर आएगी, बिकॉज ऑफ द रीजन भाई क्लोज करते हैं हम लोग अकाउंट्स। दैट मीन्स अगर हम तुमसे क्वेश्चन पूछे कि एक बात बताओ, इस साल का एंड में एक्सपेंडिचर है, जैसे कि क्या होता है, एसेट का या फिर लाइबिलिटीज़ का एक ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस दिखता है, दिखता है। तो एसेट क्या या फिर लाइबिलिटीज़ का ओपनिंग बैलेंस या फिर क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो कभी तो नोटिस किया है एक्सपेंडिचर और इनकम का क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्यों नहीं होता? क्यों? सर हाँ सर, ये सुने हैं कब। क्यों नहीं होता? सर क्योंकि वो क्लोज हो गया बिकॉज एग्जैक्टली, बिकॉज हम तो क्लोज कर देते हैं पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करके। कभी हम लोग ये क्वेश्चन करते ही नहीं अपना आपसे कि सर सब कोई बोलता है कि लाइबिलिटी का, बैलेंस शीट का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस तो रहता है, फाइन, बट एक्सपेंडिचर इनकम का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस क्यों नहीं रहता है? जब भी तुम टैली में, अगर तुम अकाउंट्स बनाएगा या फिर एसएपी में, टैली में क्या होता है तुम देखना हमेशा, जब करंट ईयर में तुम आके एसेट एंड लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस का एंट्री करता है, या फिर एसएपी में तो ऑटोमेटिक आ जाता है। बट कभी एक्सपेंडिचर इनकम को ओपनिंग बैलेंस तो लिखते नहीं, वाई? बिकॉज ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस होता ही नहीं ना। जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता है वो साथ ही हम पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करके उस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। तो डे का 1 तारीख को अगर तुम अगर कोई टैली देखेगा, कोई कंपनी का टैली का अकाउंट देखोगे, कोई अगर एंट्री नहीं गिरा तो सैलरी और एक्सपेंडिचर इनकम तुमको नील दिखेगा, ओनली एसेट और लाइबिलिटी का तुम बैलेंस दिखेगा। तो वही बोले, देखो बैलेंसेस ऑफ ऑल नॉमिनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर एंड इनकम। इनकम, ठीक है, आर ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, हेंस यू विल नेवर फाइंड एनी ओपनिंग या फिर एनी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एनी नॉमिनल अकाउंट।
ठीक है, छोटा छोटा सिंपल सा चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, हमको मना पता रहता है बट हम लोग कभी दिमाग में सोचे नहीं है इस चीज़ को। बट एसेट एंड लाइबिलिटीज़ का बैलेंस ओनली रिमेंस, जो कि ना हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। कि बैलेंस शीट में जाने के लिए कोई एंट्री नहीं पास करनी पड़ती, जस्ट दिखाते हैं हम लोग यहाँ पे। पीएल अकाउंट में तो ट्रांसफर होकर चले जाता है तुम्हारा, ठीक है। देखो जनरलिटी टू क्लोज एनी एक्सपेंडिचर, ये तुम्हारा सीए फाउंडेशन में था, तो क्या कहते हैं, पीएल अकाउंट डेबिट टू दैट एक्सपेंडिचर्स। जनरलिटी टू क्लोज एनी इनकम, इनकम अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंड पीएल अकाउंट करते हैं ना, इसीलिए ना ये एंट्री जाके तुम्हारा अल्टीमेट पीएल अकाउंट डेबिट टू दैट एक्सपेंडिचर, इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएल, तभी जाके एंट्री गिर रहा है ना, ठीक है। बाकी इसमें क्या था, कुछ एक्स्ट्रा जर्नल एंट्री वगैरह का था, ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस, ये आई होप सो कि तुम लोग सीए फाउंडेशन में करके आया होगा, तो इसलिए इस चीज़ को और हम फोकस नहीं कराते हैं, कि हम करा दें एक बार के लिए, बोलो। नहीं सर, अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप पकड़ लेंगे। पकड़ लिए ना, Yes, sir. ठीक है। चलो, कुछ कुछ चीज़ तुम्हारा डाउट हो सकता है, उस एरिया पे हम थोड़ा सा फोकस करते हैं, तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब क्या हुआ, तुम्हारा बेस स्ट्रांग हो गया एक बार के लिए, फिर से रिवाइज हो गया सब कुछ। अब तुम जो है इंटर का जो मेन टॉपिक है सिलेबस, वो हम लोग आराम से कर सकते हैं। जब अब क्या होगा, तुम समझ गया कि बेस कितना, एटलीस्ट ये तुम्हारा बेसिक नॉलेज रिक्वायरमेंट था। अब हम जिस तरह से समझाएंगे, अब नाउ यू कैन इजीली कैप्चर इट, ठीक है। तो एक चीज़ हमको कुछ कुछ चीज़ तुमसे पूछना है कि एक्स्ट्रा वो जो हम कराए थे जनरल एंट्रीज, ठीक है, तो बताओ प्रीपेड एक्सपेंडिचर क्या होता है। सर प्रीपेड जो एक्सपेंडिचर, एडवांस में पेमेंट करके रखे हुए तो ये मेरा एसेट होता है, इनकम होता है, एसेट होते हैं। एसेट होता है, करेक्ट, ठीक है। तो पीएल अकाउंट में हम प्रीपेड एक्सपेंडिचर क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, राइट। यस सर। और अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इनकम क्या होता है, सर जो आउटस्टैंडिंग इनकम है। दैट इज क्या, एसेट इनकम लायबिलिटी क्या, सर ये मेरा एसेट है। करेक्ट, ये एसेट है। चलो, बाकी डेप्रिसिएशन का एंट्री तुमको आता ही है, उसमें हम फोकस नहीं कर रहे। देखो जब भी कोई प्रीपेड एक्सपेंस होता है, हम मेन मेन चीज़ पे फोकस करें, जब भी कोई प्रीपेड एक्सपेंस होता है तो एंट्री क्या करते होंगे हम लोग, खर्चा अकाउंट डेबिट तो करते नहीं है हम लोग, एंट्री क्या करते हैं, दैट प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, सपोज इंश्योरेंस प्रीमियम हम पहले से पेमेंट कर दी, तो एंट्री क्या करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये मेरा एसेट में चले जाएगा बैलेंस शीट का। सिमिलरली कोई इनकम अगर मिलना बाकी है, तो बिकॉज ऑफ अक्रूवल कंसेप्ट हम इनकम में तो क्रेडिट करेंगे, बट पैसा नहीं मिला तो मेरा क्या है, एक एसेट बन गया ना, अक्रूड इनकम, डेटा टाइप है। डेटा टाइप, करेक्ट। सिमिलरली अगर कोई इनकम तुमको एडवांस में मिला तो क्या होगा, सर वो मेरा लायबिलिटी हो वेरी जाएगा। गुड, लाइबिलिटी हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, अभी इनकम में नहीं लेंगे, जब बाद में इनकम का टाइम आएगा तब इस लाइबिलिटी को डेबिट करके इनकम में बुक करेंगे, ओके। लेटर ऑन जब टाइम आएगा तब हम क्या करेंगे, इनकम रिसीव इन एडवांस जो है इसको डेबिट कर देंगे और पर्टिकुलर इनकम में बुक कर लेंगे, हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, बैड डेट का एंट्री तुमको पता होगा, इसमें हम फोकस नहीं कर रहे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी क्लियर होगा, आई होप सो तुम्हारा, सर हाँ सर, लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। ठीक है। चलो, अब हम मेन टॉपिक पे आ सकते हैं, ये तो तुम्हारा, हाँ, ये कुछ एडजस्टमेंट का बोले थे कि सपोज अगर एक्सपेंडिचर है तुम्हारा, उसके साथ क्या क्या एडजस्टमेंट होता है, मैंने फाइनल अकाउंट्स में अगर आउटस्टैंडिंग खर्चा करंट ईयर का हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, करेक्ट, ऐड कर। पीएल अकाउंट में और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में चले जाता है, राइट। दूसरा, अगर यस कोई सर। खर्चा प्रीपेड है या कोई खर्चा में एडवांस है, वो क्या होता है, पीएल अकाउंट में माइनस कर सर देते लेस हैं करते हम, हैं, एक्रूवल लेस और करते कहाँ चले जाता है, एसेट साइड में चले जाता है, राइट। सिमिलरली इनकम का रिलेटेड एंट्री क्या होता है, अगर कोई भी इनकम है जो कि ना अक्रूड है, अभी तक मिला नहीं बट अक्रूड है, तो क्या करते हैं, ऐड करने पड़ता है हमको और एसेट में जाता है। अगर करेंट ईयर से हैं। रिलेटेड है तो, अगर एडवांस से मिला तो माइनस करते हैं लाइबिलिटी से, पीएल अकाउंट से इनकम का तो घुसा हुआ था तो, एंड लाइबिलिटी में मेरे चले जाता है, राइट, यस सर। ठीक है।
उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो हो गया, कैपिटल बैलेंसेस, ये भी ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। सपोज कोई ड्राइंग करता है, उसका एंट्री क्या होता है बोलो तो? सर कैश ड्राइंग किया पार्टनर्स या फिर प्रोप्राइटर ड्राइंग किया, उसका एंट्री क्या होता है? सर कैपिटल टू ड्राइंग। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, ठीक है। ये तो तुम लास्ट में एंट्री करते हो। पहले क्या होता है, पहले तुम करते हो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कैश विड्रॉ किया तो। अगर गुड्स विड्रॉ किया तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस। एसेट विड्रॉ किया तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू एसेट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू एसेट। बाद में जो ड्राइंग अकाउंट का बैलेंस है इसको ट्रांसफर करते हैं हम लोग कहाँ पे? कैपिटल। ड्राइंग का वजह से कैपिटल कमना चाहिए, तो कैपिटल मतलब लायबिलिटी कमेगा, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, ठीक है। ये सब जो है तुम घर पे पढ़ लेना, जो समरी जो है, ठीक है। अब परचेस का तो यहाँ पे है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्री सैंपल भी है, इंश्योरेंस क्लेम वाला ड्राइंग्स करा दिए थे, बैंक लोन्स, रिटर्न का बहुत अच्छा है। एक जगह में हम क्या समरी करके रखे थे, ये सब टाइम मिले तो देख लेना एक बार, ठीक है। ओके, अब हम मेंटल रिसोर्सेस होता है विच इज कंट्रोल बाय द इंटरप्राइज, किस लिए? एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द इंटरप्राइज। तो एसेट होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बोलो? फ्यूचर, फ्यूचर में पास्ट इवेंट और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इंपॉर्टेंट है। जिस केस में फ्यूचर में बेनिफिट नहीं, वहाँ पे एसेट में तो कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में करो। तो वही बोला था, रिसोर्सेस रिगार्डेड एज एन एसेट नीड नॉट टू हैव अ फिजिकल सब्सटेंस। फिजिकली नहीं भी हो तब भी चलेगा, जैसे ये क्या डेटर क्या फिजिकल है? अक्रूड इनकम फिजिकल है? नहीं, फिजिकली की जरूरत नहीं है। द रिसोर्स में रिप्रेजेंट अ राइट, एक राइट भी तो हो सकता है, तुमसे पैसा मिलेगा, एक राइट है मेरे पास, जो कि ना एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, ठीक है। एग्जाम्पल पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेड रिसीवेबल, हाँ कि नहीं? ये सब फिजिकल नहीं है, इंटेंजिबल एसेट है दीज आर बेसिकली, पर मेरे पास एक राइट है। तो एन एसेट विदाउट दैट इज, एक एसेट जो है विदाउट फिजिकल सब्सटेंस कैन बी आइदर इंटेंजिबल एसेट, जैसे कि हम लोग बोला पेटेंट, कॉपीराइट, और मॉनेटरी एसेट। मॉनेटरी एसेट मतलब क्या था? ट्रेड रिसीवेबल, डेटर स्टॉक, ये सब, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। तो जो एसेट होता है, कहाँ गया, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, इट कैन बी इंटेंजिबल भी हो सकता है, मॉनेटरी एसेट भी हो सकता है, करेक्ट। तो एसेट डज नॉट मीन कि फिजिकल सब्सटेंस का जरूरत है भाई, एक राइट भी तो हो सकता है मेरा। और मॉनेटरी एसेट का मतलब क्या होता है? मनी हेल्ड, जैसे कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। और एसेट टू बी कन्वर्टेड इन मनी, जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल अल्टीमेटली पैसा मिलेगा, स्टॉक बाद में बेचेंगे तो डेटर होगा, डेटा से पैसा मिलेगा, तो दैट इज अ मॉनेटरी एसेट, ठीक है। ये तो एक हुआ। दूसरा, एसेट बोला इज अ रिसोर्सेज विच इज कंट्रोल बाय द इंटरप्राइज। दिस मीन्स इट इज पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज अ रिसोर्सेज नॉट ओन्ड बट कंट्रोल। हम अगर ओन्ड नहीं भी किए बट हम कंट्रोल करते हैं, तब भी तो मेरा एसेट हुआ। दैट इज लीगल ओनरशिप मे और मे नॉट बी वेस्ट इन द इंटरप्राइज। हम लीगल ओनरशिप अगर नहीं भी हुए, तो अगर हम उस एसेट को कंट्रोल करते तब भी वो मेरा एसेट माना जाएगा। जैसे कि लीज वगैरह केस में होता है, तुम लोग जब लीज अकाउंटिंग वगैरह करवाएंगे तब तुमको देखना है, जब किसी को कोई फाइनेंस लीज देता है तो क्या होता है, सपोज 99 ईयर का हम तुमको एक लैंड लीज में दे दिए, एक बिल्डिंग लीज में दे दिए, तो तुम्हारा क्या होता है, ओनर तुम नहीं रहता है, बट कंट्रोल तो तुम ही करते हो उस चीज़ को। माना कि तुम लीगली ओनर नहीं है, स्टिल तुम अपना बुक में उसको ऐसे एसेट दिखाता है, अंडरस्टैंड। दैट मीन्स एसेट होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि तुमको ओन होना चाहिए, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कंट्रोल। लीगल ओनरशिप इज नॉट इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल, फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज का किस में क्या होता है, जो लेजी होता है, मैंने जो लीज में लेता है, अगर हम तुमको लीज में दिए तो आई एम द लेसर, यू आर द लेसी। तो जो लेसी होता है वो रिकॉग्नाइज करता है, ये सब वर्ड लिखना है, रिकॉग्नाइज द एसेट टेकन ऑन लीज, उसको एसेट हिसाब से दिखाता है अपना बुक में। इवन इफ ओनरशिप इज लाइज विद द लेजर, ओनर हम है बट स्टिल तुम अपना बुक में उसको दिखाता है। लाइकवाइज द लेसर डज नॉट रिकॉग्नाइज द एसेट गिवन ऑन लीज एज एसेट इन दी हिज बुक्स। और हम जो तुमको एसेट दिखाते हैं, हम अपना बुक में एसेट नहीं दिखाते, हम जो तुमको जो एसेट दिए, बिकॉज डिस्पाइट ऑफ द ओनरशिप ही डज नॉट कंट्रोल द एसेट। अगर ओनरशिप है, अगर मेरा कंट्रोल नहीं है उस चीज़ पे, तो उसको हम एसेट नहीं बोल सकते, अंडरस्टैंड।
तो ओनरशिप इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, कंट्रोल। तो लेजर के लिए क्या है, वो नहीं दिखाता, लेजर जो है नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता, बिकॉज माना कि ओनरशिप है बट कंट्रोल नहीं करता वो उस एसेट को। तो फर्स्ट एसेट के लिए इंपॉर्टेंट क्या था तुम्हारा, तो सर फिजिकल सब्सटेंस का जरूरत नहीं है, राइट भी होता है, इसीलिए इंटेंजिबल मटेरियल एसेट भी एसेट ही है। दूसरा, ओनरशिप इज नॉट इंपॉर्टेंट बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कंट्रोल। ठीक है, अ रिसोर्स कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एज एन एसेट इफ द कंट्रोल इज नॉट सफिशियंट। अगर तेरा सफिशियंट कंट्रोल नहीं है उस चीज पे तो तुम उसको एसेट नहीं बोल सकते अपना बुक में। फॉर दिस रीजन स्पेसिफिक मैनेजमेंट और टेक्निकल टैलेंट ऑफ एन एम्प्लॉय cannot be recognized because of the insufficient control। तुम कंट्रोल कर सकते एम्प्लॉय को खरीद सकता है, नो। तो बहुत अच्छा एग्जांपल दिए। when the control over a resource is protected by the legal right, जैसे कॉपीराइट वगैरह, the resource can be recognized as asset। कंट्रोल है बट प्रोटेक्टेड है, कॉपीराइट वगैरह हुए, जहाँ पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है तो वहाँ पे एसेट नहीं होगा। 4 नंबर, टू बी कंसिडर्ड एन एसेट इट मस्ट बी प्रोबेबल दैट, इंपॉर्टेंट है, यही लाइन को बेस कर तुम्हारा केस स्टडी आया ना अभी। एसेट होने के लिए देखो सीए में अगर पास करना है तो इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट एक बार पहले तो सब एरिया पढ़ना है, उसके बाद तुमको हाईलाइट करना है कौन सा एरिया से क्वेश्चन आ सकता है। कुछ भी क्वेश्चन घुमा सकता है, हमेशा याद रखना कंसेप्ट, क्वेश्चन जो आता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आता है। अब तो हम लोग टफ कब बोलते हैं, जब क्वेश्चन अनकॉमन आता है। अनकॉमन आया मतलब बुक में तो कंसेप्ट था रे भाई, हम पढ़ के नहीं गए, वो मेरा फॉल्ट है, इंस्टीट्यूट का फॉल्ट नहीं है। तो हर चीज़ को तुमको एक बार के लिए रीड तो करना है। जैसे कि हम क्या करें, नेक्स्ट टाइम तुम क्या करेंगे, उसको छोटा कर लिया हाईलाइट करके। To be considered as an asset, it must be probable that the resources generate the future economic benefit। हाँ कि नहीं भाई, इस रिसोर्सेज से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, इसका प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। अगर इफ द इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम अ रिसोर्सेज इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपायर, इसी साल ही इसका बेनिफिट खत्म हो जाएगा, इट इज नॉट एन एसेट, तो पूरा खर्चे में चार्ज करो, देन चार्ज टू पीएल एज एन एक्सपेंडिचर। करेक्ट, समझ में आ रहा तुमको? यस सर। नाउ फॉर एग्जाम्पल, फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट, प्रॉफिट, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट ऑन सेल from machinery purchased by an enterprise who deals in such kind of machinery, it is expected to expire within the current accounting period। तो इसीलिए उसको हम लोग कहाँ करते हैं, पीला कॉलम में लिखते हैं, देयर सच परचेज ऑफ मशीनरी इज देयर फॉर बुक्ड एज एन एक्सपेंडिचर। इसीलिए जब परचेज को हम पीला कॉलम में लिखते हैं यहाँ पे सब, दैट मीन्स वो कल बोलने क्या मांग रहा है यहाँ पे, अगर कोई स्टॉक का हम लोग कोई स्टॉक से अगर डील करते हैं, उसका परचेज पीला कॉलम में दिखाया, उसका सेल पीला कॉलम में दिखाना है, बिकॉज उसका बेनिफिट तो एक ही साल में खत्म हो जाएगा। ठीक है, बट अगर हम क्या करते, हम उसको एज ए एसेट का तरह से, सपोज हम उसका डीलर नहीं थे, तब वो क्या होता, मेरे लिए एसेट होता, बिकॉज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता उसका, वो चीज़ बोलने मांग रहा है। टू बी कंसिडर्ड एन एसेट द रिसोर्सेज मस्ट हैव अ कॉस्ट या फिर वैल्यू दैट कैन बी मेजर रिलायबली। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी का वैल्यू ही नहीं है तो कैसे तुम कॉस्ट मेजर करेगा। व्हेन फ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट टू द इंटरप्राइज इज बियॉन्ड द करंट अकाउंटिंग पीरियड, इंटरप्राइज का जो इकोनॉमिक बेनिफिट होगा करंट अकाउंटिंग पीरियड से बियॉन्ड, इट इज कंसिडर्ड एज इम्प्रोबेबल, देन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंडिचर रादर देन एन एसेट। इंपॉर्टेंट था, क्या बोल रहा है, जब कोई इकोनॉमिक बेनिफिट का फ्लो जो है इट इज बियॉन्ड द करंट अकाउंटिंग पीरियड, करंट अकाउंटिंग पीरियड के बाहर है, इट इज एंड इट इज कंसिडर्ड इम्प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड हुआ उसको एक्सपेंसिस अब तुम दिखाओ। तो ये रहा तुम्हारा एसेट। अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज एसेट, तो हम लोग नॉर्मली एग्जांपल देते हैं लैंड बिल्डिंग मशीनरी, ये एसेट होता है, ये तो ठीक है, बट एसेट हिसाब से एसेट, उसको एसेट अकाउंट डेबिट करने के लिए अकाउंट्स के हिसाब से क्या चेक करना है, तो सबसे पहले तुम देखो कि भाई ओनरशिप इज इंपॉर्टेंट नहीं है, कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट। क्या क्या मेन पॉइंट है तुम्हारा एसेट होने के लिए, व्हाट इज कंट्रोल। ठीक है, राइट। उसके बाद फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट वो भी क्या प्रोबेबल होना चाहिए, ये तो होना चाहिए ना मेन, और उसका कॉस्ट वैल्यू होना चाहिए, और जो तुम्हारा इम्प्रोबेबल है वो तुम्हारा एज एन एक्सपेंडिचर चार्ज कर दो, बस खत्म। तो सेम लायबिलिटी के भी डेफिनेशन है यहाँ पे देखो, लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस, मैंने अभी मेरा ऑब्लिगेशंस है अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट्स,
हम उधार में परचेज किए तो पास्ट इवेंट, लोन लिए पास्ट इवेंट। द सेटलमेंट, जब भी उसका सेटलमेंट करेंगे तो उसमें मेरा क्या होगा, मेरा पैसा जाएगा। द सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बोडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी? लायबिलिटी एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है एंटरप्राइज का, विच इज अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, एंड जिसका सेटलमेंट क्या होगा, पैसा का आउटफ्लो होगा। So liability is a present obligation, that is an obligation that the existence of which is based on the evidence available on the balance sheet date। अगर तुम्हारा वो बैलेंस शीट डेट में कोई एविडेंस है तब जाके उसको प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बोल सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल, एक इंटरप्राइज में हैव टू पे कंपेंसेशन देने पड़ेगा इफ़ इट लॉसेस अ डैमेज सूट फाइल अगेंस्ट इट। तुम्हारा अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट में कोई केस फाइल किया, अगर तुम कोर्ट में हार गया तुम्हारा कंपनी, तो तुम्हारा कंपनी को कंपेंसेशन देने पड़ेगा। सो डैमेज जो केस है पेंडिंग है ऑन दी बैलेंस शीट डेट में, अभी तक कोर्ट का केस फाइनल नहीं हुआ। ओके, द इंटरप्राइज शुड रिकॉग्नाइज, तुम लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करेगा फॉर द डैमेज पेबल बाय चार्ज, प्रॉफिट को डेबिट करके पीएल अकाउंट डेबिट करेगा वहाँ पे टू प्रोविजंस फॉर लायबिलिटी। इफ इट इज प्रोबेबल दैट द इंटरप्राइज विल लूज द सूट केस एंड इफ द अमाउंट ऑफ डैमेज पेबल कैन बी एसरटेन्ड विद रीजनेबल एक्यूरेसी। तो अगर तुमको लगता है कि नहीं हम लोग डैमेज हारने वाले हैं, ठीक है, तो तुमको भाई प्रोविजंस तो बुक करनी पड़ेगा, लायबिलिटी तो करनी पड़ेगा। और एज एन ऑडिटर तुमको यही सब चीज़ें चेक करने पड़ता है। जब भी तुम एज एन ऑडिटर जाता है हमेशा देखना कंटीजेंट लायबिलिटी का एक लिस्ट उठाते हैं। व्हाट इज कंटीजेंट लायबिलिटी, हम आएंगे धीरे धीरे, ठीक है। कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी होगा, डिपेंड करता है कोई फ्यूचर इवेंट के ऊपर, और ये तुम्हारा पास्ट इवेंट था, ठीक है। तो तभी हम लोग करते जब प्रोबेबल है कि भाई फ्यूचर में ये मेरा लगेगा तो बैलेंस शीट में है तो लायबिलिटी बुक करना। इंटरप्राइज शुड क्रिएट अ प्रोविजंस, द इंटरप्राइज शुड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डैमेज पेबल बाय इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द सूट इज मोर देन नॉट लूजिंग इट, अगर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है हारने का तो, एंड इफ द अमाउंट ऑफ डैमेज तुम अगर एसेट नहीं कर पाया तो। इन अदर केस हम क्या करेंगे, उसको एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी। कब? विच डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी, है कि नहीं। लायबिलिटी के लिए हमको क्या चाहिए था, जब कंफर्म है कि हाँ हम हारने वाले, चांसेस ज़्यादा है हारने वाले, तब तुम कर दो। बट जब तक कोर्ट में केस पेंडिंग है तब तक हम उसको कंटीजेंट लायबिलिटी दिखाएंगे, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट द सर्टेन प्रोविजन लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेप्रिसिएशन का, इम्पेयरमेंट लॉस, रिप्रेजेंट किया डिमिनिशन इन द वैल्यूएशन ऑफ एसेट। इट इज़ नॉट अ ऑब्लिगेशन, ये मेरा लायबिलिटी नहीं है बट ये मेरा एसेट का वैल्यू कमता है बोल के। दिस प्रोविजन शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी, उसको हम लोग लायबिलिटी नहीं मानते, बोलते ना प्रोविजंस करो, दीज आर माई काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर्स, मेरा एसेट का वैल्यू गिर रहा है, इट इज़ नॉट लायबिलिटी। बहुत कुछ सोचते हैं इसको लायबिलिटी है, लायबिलिटी नहीं है। दिस लास्ट, लायबिलिटी इज रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट है। A liability is recognized only when outflow of economic resources in settlement of a present obligation can be anticipate कर सकता है तुम, and the value of the outflow can be reliably measured, तभी जाके तुम क्या कर सकते liability करेगा, otherwise it is liability is not recognized। For example, liability cannot recognize on account of future commitment। A decision by the management of an enterprise to acquire the asset in the future, फ्यूचर में कोई एसेट परचेस करेंगे, डज नॉट इटसेल्फ गिव राइज टू प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, जब तक हम उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। एन ऑब्लिगेशन नॉर्मली अराइजेस ओनली व्हेन द एसेट इज डिलीवर्ड टू द एंटरप्राइज एंटर इनटू एन, अगर तुम इररेवोकेबल माने नॉन कैंसिल, इररेवोकेबल मतलब नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट में तुम घुस चुका है तो। लायबिलिटी इज रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन आउटफ्लो इकोनॉमिक रिसोर्सेज कन्फर्म है, तुम उसको मेजर कर सकता है तो। फ्यूचर इवेंट में अगर तुम कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जो कि ना कैंसिलेबल नहीं है तो वहाँ पे तुम करना ही पड़ेगा, जैसे कि ये वाला एग्जांपल था। समझ में आया एसेट एंड लायबिलिटीज? यस सर। सिमिलरली तुम्हारे यहाँ पे क्या बोल रहे हो? इस व्यू पॉइंट से कभी एसेट लायबिलिटी को मेजर ही नहीं किया। हाँ, तो इसलिए ना इंस्टीट्यूट का मैट पढ़ना पड़ता है ना, इंस्टीट्यूट का मैट नहीं पढ़ने से नॉलेज नहीं होगा। जो भी स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट का मैट नहीं पढ़ा उसका स्ट्रॉन्ग नॉलेज नहीं होगा, लिख के देते हैं, और सब फेल इसीलिए करते हैं। सब टीचर लोग के पास पढ़ता है, टीचर लोग जो कराता है वही नोट्स पढ़ लेते हैं,
इंस्टीट्यूट कितना अच्छा मैथ कोई पढ़ता ही नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे इक्विटी क्या होता है, ठीक है, करके इसको